हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास 12 बोर्ड्स की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आपको मदद करने के लिए हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर हैं और यहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 8 पर पहुँच गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं आपको दिखेंगे बहुत ही आसान और डिटेल्ड होंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होंगे। तो इन एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के या एग्जाम्पल्स, उन सबको आप जरूर लगाइएगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं आगे। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलना शुरू हो जाएं, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। इसके पहले के वीडियो देखने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, ये हो जाता है चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो रिवाइज्ड एनसीईआरटी बुक है उसके हिसाब से ये सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड मैं कर रहा हूं। आगे देखते हैं। कई बच्चों की मदद के लिए मैंने एक नया टूल बना दिया है, ऑल वीडियो लाइब्रेरी। ये देखिए, ऑल वीडियो लाइब्रेरी, यानी इस लाइब्रेरी में मैं आपको जो मदद कर रहा हूं, सारे वीडियो एक साथ दिख जाएंगे। जिस भी वीडियो को आपको देखना हो, लिंक को क्लिक कीजिए और खोलकर देख लीजिए और अपना फायदा उठा लीजिए। देखिए यहां पर जैसे देखिए वन शॉट वीडियो दिख रहा है, पीवाईक्यूज दिख रहे हैं, डेरिवेशंस दिख रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्योर गोल्ड सीरीज है। ये सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा। साथ में देखिए लिंक्स लगे हैं, जिस भी लिंक को आप क्लिक कर देंगे वो वीडियो खुल जाएगा। तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा और आपके लिए मैं जो जो सीरीज बना रहा हूं, आपको पूरा आइडिया रहेगा कि सर कौन कौन सी सीरीज आपकी मदद के लिए बना रहे हैं, जिससे आप बहुत ही ट्रेमेंडस एडवांटेज ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये वीडियो जो लाइब्रेरी है ये आपको दिखेगी कैसे या मिलेगी कैसे। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो तरीका क्या है, आप अरविंद एकेडमी के होम पेज पे जाके इसको देख सकते हैं। ये देखिए अरविंद एकेडमी का होम पेज है, आप चैनल खोल लीजिए @अरविंद एकेडमी करके। तो यहां पर आपको देखिए लिंक दिख जाएगा अरविंद एकेडमी के नीचे, देखें एंड 5 मोर लिंक्स। क्लिक करेंगे, ऐसे लिंक ओपन होंगे। पहला वाला ऑल वीडियो लेक्चर्स, इसको क्लिक कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे उस लाइब्रेरी पर, शीट खुल जाएगी। और अगर दूसरी बात क्या है, एक तो होम पेज पे, दूसरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां भी क्लिक करके आप सीधे यहां जा सकते हैं और मनचाहा वीडियो जो आपकी जरूरत है उसके अनुसार देख सकते हैं। आपका समय नहीं वेस्ट होगा और आपको सारी चीज एक जगह मिल जाएगी। इससे फायदा क्या है, नो टाइम वेस्टिंग आपके लिए और इजी एक्सेस। जो भी चाहते हैं वही देखिए और अपना फायदा उठा लीजिए। तो ये ऑल वीडियो लाइब्रेरी मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है, जिससे आपका समय बचे और अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकें। कई बच्चों को ये रहता है कि सर मैं जो पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स मिल जाए, पीडीएफ, वो भी मिल जाएगा। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी में भी इन सब के लिंक मौजूद हैं। दूसरा, कुछ बच्चों को ये रहता है बेटा कि मुझसे पढ़ना है। खैर उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, आपके लिए मैंने प्योर गोल्ड सीरीज बना रखी है। ये ऐसी सीरीज है बेटा कि अब तक आपने इस चैप्टर के बारे में जो भी पढ़ा है, जब इस सीरीज को देखेंगे बहुत कम समय में आपको मालूम हो जाएगा कि अरे इसमें तो कई चीजें मैं जान गया जो पहले मैंने पढ़ी ही नहीं थी। दैट इज पक्का, आप क्या मिस कर रहे हैं आपको मालूम ही नहीं है। तो जब ये सीरीज देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि क्या चीजें आपने नहीं पढ़ी थी या स्कूल में या किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाई गई थी, और समय भी बहुत कम लगेगा। मैंने बड़ा होमवर्क करके सीरीज बनाई है। तो ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज वेव्स, और इसमें पार्ट 1/2 का मतलब ये टोटल चैप्टर 2 पार्ट में कवर है। ये पहला पार्ट है और टोटल पार्ट्स केवल 2 हैं और दोनों पार्ट्स कवर करने में आपके केवल 3 घंटे का वक्त लगेगा। यानी अगर आप 3 घंटे लगा रहे हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, सारे डेरिवेशंस मिल जाएंगे और काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका चैप्टर जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। इस प्योर गोल्ड सीरीज का लिंक भी ऑल वीडियो लाइब्रेरी में दिया हुआ है और लिंक इन डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो आप वो ऑल वीडियो लाइब्रेरी खोल लीजिए। वहां पर भी प्योर गोल्ड की हेडिंग पड़ी है, आप आराम से उन वीडियो को देख सकते हैं जैसा मैंने दिखाया था। अगर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, यहां पर देखिए, ये देखिए प्योर गोल्ड सीरीज आपको दिख रही है 100% मार्क्स लाने के लिए। तो आप क्लिक करके यहां पर बेटा आसानी से देख सकते हैं।
और कुछ बच्चों का रहता है वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं क्योंकि पढ़ाई के वक्त उनको डाउट्स होते हैं, तो अरविंद एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप पर शाम को लाइव क्लासेस चलती हैं जहां पर बच्चे मैं उनको पढ़ाता तो हुई, साथ में कोई भी डाउट आता है, डेरिवेशन रिलेटेड है, न्यूमेरिकल रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड है कि सर ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं, तो मैं उनको गाइड कर देता हूं। आपको नहीं पता कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, कैसे पढ़ें, अभी सिचुएशन आपकी सही नहीं है, वो भी आप पूछते हैं, तो मैं आपको गाइड कर देता हूं। तो अगर आपको डाउट क्लैरिटी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपके पास है द्रोणा बैच। तो द्रोणा फिजिक्स और द्रोणा मैथमेटिक्स, इसमें आप इनरोल हो सकते हैं और मेरे साथ पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें एनरोल होने के लिए अरविंद एकेडमी ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में जाएं और द्रोणा बैच में एनरोल कर लें और मेरे साथ पढ़ाई स्टार्ट कर लें। चलिए आज का जो वीडियो जो पर्पस है वो स्टार्ट करते हैं, वीडियो का करते हैं शुरू। तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस रिवाइज्ड एनसीईआरटी के हिसाब से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 8.1 फिगर 8.5 जो कि ये बनी हुई है, शोज ए कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स, ठीक है, ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, सबका रेडियस कितना है 12, एंड सेपरेटेड बाई 5 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी दिया है, इसका एरिया भी दे रखा है जो कि इसका रेडियस जो है, मतलब इसका रेडियस दे रखा है विच इज 12 सेंटीमीटर और सेपरेशन आपका 5 सेंटीमीटर है। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, जो कि फोटो में नहीं दिखाया गया है, आपने एक्सटर्नल सोर्स से इसको चार्ज किया है। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर, और चार्जिंग करंट कांस्टेंट है 0.15 एम्पियर के बराबर। Calculate the capacitance and the rate of change of potential difference between the plates। और दूसरा है obtain the displacement current, और तीसरा है Kirchhoff first rule junction rule valid at each plate of the capacitor or not, या explain। तो पहली बात करते हैं जिसमें दो चीजें निकालनी है, कैपेसिटेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दो बातें निकालनी है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और ये हो गया एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई लिख दीजिए, और 12 सेंटीमीटर का रेडियस था, -2 का होल स्क्वायर, होल अपॉन डी सेपरेशन जो कि 5 सेंटीमीटर है, 5 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 80.1 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड। तो पिको फेरेड में हो जाएगा ये 80.1 पिको फेरेड। ये पहला आंसर आ गया है, लेकिन अभी इसका एक पार्ट बचा है जिसमें पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप जानते हैं इस कैपेसिटर पे किसी टाइम टी पर चार्ज जो होता है वो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू CV, एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब यहां अगर मैं इसको dQ बाई dt कर दूं, भाई ये I क्या होता है करंट, dQ बाई dt, C तो कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, और ये रहा dV अपॉन dt। अब इसी को मैं इधर लिख रहा हूं, अब हमें dV बाई dt ही चाहिए, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो dV बाई dt क्या आया, I अपॉन C, और इस I अपॉन C की क्या वैल्यू हो जाएगी, करंट है 0.15 एम्पियर, और कैपेसिटेंस हमने यहां से निकाला 80, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है 80.1 इंटू 10 की पावर -12। इसको आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिलेगी 1.875 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट पर सेकेंड। ये देखिए इसका आंसर आ गया पहले का सेकेंड पार्ट का, कि रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इस तरीके से आप पहला पार्ट कर पाए। दूसरे पार्ट की जिक्र कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कितने के बराबर है। तो बी पार्ट में देखें, आप ये जानते हैं कि जो
करंट होती है उसकी प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी की वजह से, यानी जो करंट बहना शुरू होती है किसी टर्मिनल से निकलती है, वो करंट लौट कर उसी टर्मिनल पे आती है। तो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट, जो करंट यहां पर आपको याद होगा I इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी लेते हैं, तो इस समय इसके बीच में जो करंट की वैल्यू होती है, यहां आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिलती है और यहां पर इसके बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगी, लेकिन कंडक्शन करंट साहब जीरो होगी, और इस जगह पर कंडक्शन करंट मिलेगी और आईडी जीरो होगी। तो यहां पर क्या हो जाता है, IC बराबर ID, तभी तो कॉन्टिन्यूटी आएगी। IC है, यहाँ ID जीरो है, उतनी ही करंट यहाँ ID के फॉर्म में है। तो कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी की वजह से, कॉन्टिन्यूटी का मतलब मैंने बताया कि जो करंट बह रही है वो पूरी फ्लो करके उसी टर्मिनल पे आए। तो यहां पर IC बराबर ID यानी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0.15 एम्पियर, जो कि इन्होंने बोली थी। बढ़िया। अब C की बात करते हैं, पार्ट नंबर C में भी देखिए पूछा है किरचॉफ का फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, क्या वैलिड है? हाँ वैलिड है। अगर हम करंट को, जो टोटल करंट को IC प्लस ID के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहां पर क्या करेंगे, एज द करंट I इज इक्वल टू IC प्लस ID, ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल या फर्स्ट लॉ इज वैलिड एट कैपेसिटर प्लेट इफ द करंट, आप इसको लिख सकते हैं, इफ द करंट इन द लॉ, किरचॉफ लॉ मतलब लॉ, is the sum of conduction and displacement currents। मतलब ये जो लिखा है कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट, अगर आप इसको एक साथ ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, किरचॉफ लॉ कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में भी वैलिड रहेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी कि करंट लगातार कॉन्टिन्यूटी के आधार पर बहती रहती है। जब IC प्लस ID ले लेते हैं तो ये चीज वैलिड हो जाती है, जबकि IC केवल लेने पर या ID केवल लेने पर ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी शो नहीं करती। क्या मतलब है, अगर केवल IC ले लोगे तो यहां तो IC चल रही है, यहां IC नहीं है, देखिए तो कॉन्टिन्यूटी कहां रह गई, क्योंकि यहां तो IC जीरो है। केवल ID ले लोगे तो यहां पर ID नहीं है, यहां ID है डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये भी कॉन्टिन्यूटी नहीं शो कर रही है। लेकिन दोनों का सम ले लोगे तो यहां पे दोनों का सम वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू इसके बीच आ रही है, तो कॉन्टिन्यूटी का प्रॉपर्टी ये शो करता है IC प्लस ID दोनों मिलाने के बाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे और इसको आप बेटा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, जिससे पूरी चीज क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो फिगर लिखी है 8.6, मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हैज ए कैपेसिटेंस 100 picofarad. The capacitor is connected to a 230 volt AC supply with an angular frequency of 300 radian per second. बड़ी अच्छी बात है। What is the RMS value of conduction current? तो मैं पहले एक एक करके निकालता जाऊंगा, फिर पढ़ता जाऊंगा, निकालता जाऊंगा। तो पहली बात ये कह रहे हैं कि मैं RMS वैल्यू चाहिए, तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? IRMS का फॉर्मूला होता है VRMS अपॉन XC, क्योंकि यहां पर कैपेसिटर लगाया है, तो XC आप जानते हैं क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अपोजिशन टू द करंट। अब यहां पर हम ये भी जानते हैं कि VRMS और XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C, तो ये वैल्यू हो गई VRMS इंटू ओमेगा C, यही IRMS की वैल्यू है। तो वैल्यू रखते हैं, VRMS कितना था बेटा, 230,
ओमेगा कितना है 300 और C कितना है 100 पिकोफैरेड, तो 100 इंटू 10 की पावर -2 ये रहा पिकोफैरेड। अब इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.9 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर, या कह सकते हैं 6.9 माइक्रो एम्पियर। ये आपका पहले का देखिए बड़े प्यार से आंसर आ गया, इजी, कोई भी दिक्कत नहीं होती इसमें। खैर अगली बात देखते हैं, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट? क्या कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है? आंसर है जी हां, इक्वल है। तो इसको क्या लिखेंगे? यस, कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, जो हमने प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी से इस केस में देखा था। नंबर तीसरा सिचुएशन, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सेस बिटवीन द प्लेट्स। ये क्या बोल रहे हैं? ये देखिए इसकी एक्सेस है ऐसे, इससे 3 सेंटीमीटर दूर, ये 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ले लीजिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारे कोर्स में अभी नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान, और कर भी लेते हैं सवाल को। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, यहां की जो वैल्यू आएगी फॉर्मूले की, वो ये नंबर सी पार्ट कर रहे हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो कितनी दूरी पर R है वो स्मॉल r है, और कैपिटल R इसका क्या हो गया? रेडियस। ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा कब के लिए? जब हम, क्योंकि B और ID सेम फेज में है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ B नॉट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R अपॉन R स्क्वायर इंटू आई नॉट, और यहां पर हम B नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई नॉट की वैल्यू निकालने के लिए √2 इंटू IRMS कर देने में कोई बुराई नहीं है। तो √2 और IRMS मैंने यहां से निकाली थी 6.9 माइक्रो एम्पियर, तो ये रहा 6.9 माइक्रो एम्पियर, और ये वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 9.76 माइक्रो एम्पियर। अब यहां पर हम बेटा इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो B नॉट की वैल्यू देखिए कितनी हो गई? ये फॉर्मूले में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यानी 2 इंटू 10 की पावर -7, ये इसका कांस्टेंट हो गया। R की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 की पावर -2 हो गया, और ये 9.76 इंटू माइक्रो एम्पियर है 10 की पावर -6, और नीचे क्या है? R स्क्वायर। इसका रेडियस कितना था? 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 1.63 इंटू 10 की पावर -11 टेस्ला। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया है। तो इस फॉर्मूले को, जो कि हम लोगों ने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं की है, मतलब सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी इस सवाल को करने के लिए। ये फॉर्मूला क्या बताता है कि इसकी एक्सेस से ये किया था, दिस इज R, स्मॉल r, मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल r, और ये इस डिस्टेंस को कैपिटल R लिए हुए हैं, और यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है इसकी एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर, ये हम निकालने का प्रयास करते हैं, जो इस फॉर्मूले से आता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं हटता हूं और अगले सवाल को करेंगे हम लोग। तो मैं हट जाता हूं, ये आप आसानी से नोट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आप पॉज करके नोट कर पाए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, 8.3। ये अगला सवाल आपके सामने, इसमें बोला गया है व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 10 की पावर -10 मीटर, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस वन, एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ दिस वन। ये अलग अलग वेवलेंथ लिखी है, इनकी क्या फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी? तो आप समझ गए होंगे इसकी क्या होगी कि इन सबकी स्पीड ऑफ these waves in vacuum is same, जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। तो आप लिख सकते हैं द वेव स्पीड इन वैक्यूम इज सेम फॉर
ऑल रेडिएशंस, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका एक फिजिकल क्वांटिटी जो सबकी बराबर होने वाली है वो हो जाएगी। तो उसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो पॉज करें, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 8.4 है। आइए देखते हैं। बोला है ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन। ये z डायरेक्शन ऐसे बना देते हैं, देखिए ये रही z डायरेक्शन और इस तरह प्रोपोगेशन है। प्रोपोगेशन का मतलब चल रही है जो वेव जिस डायरेक्शन में। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्स वाई जेड एक्सेस जो हम बनाते हैं उसकी दो कंडीशन होती हैं। एक तो एक्स वाई जेड एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जो आप जानते हैं, मैंने बना भी दी। दूसरा, एक्स क्रॉस वाई का राइट हैंड रूल लगाए, राइट हैंड स्क्रू रूल। जब एक्स क्रॉस वाई करें तो जेड की दिशा में अंगूठा जाए, तो एक्स क्रॉस वाई करेंगे तो जेड की दिशा में, तो ये एक्स होगा, ये वाई। अगर आप इसको एक्स वाई उल्टा बना देते हैं, इधर एक्स कर देते हैं इधर वाई, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो सिस्टम है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो रॉन्ग हो जाएगा। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए वो राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो करना चाहिए। बात समझ में आ गई ना, कि आप एक्स क्रॉस वाई करें तो जेड। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी किताब में अगर वो नहीं बना हुआ है तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस पर। खैर, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, अभी बताते हैं। देखिए, आपको ये पता था कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, वो हमको क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चलने की दिशा E क्रॉस B वेक्टर की जो दिशा होती है उसी दिशा में होता है। तो हम यहां समझ गए कि अगर Z डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है तो ये X क्रॉस Y कर रहे हैं तो Z मिल रहा है, यानी X डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और B डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तभी तो E क्रॉस B करोगे तो Z मिलेगा। बात खत्म हो गई। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर vectors in x direction और magnetic field vector in y डायरेक्शन। और किताब में जो एनसीईआरटी में दिखा है वो एक्स वाई प्लेन लिख दिया है। तो आप लिख सकते हैं ई एंड बी आर इन एक्स वाई प्लेन। लेकिन एक्स वाई प्लेन के बाद भी ये आंसर ज़्यादा कंक्रीट है, ज़्यादा स्पष्ट है। आप समझ पाए होंगे, एक एक्स वाई प्लेन में तो है ही, लेकिन एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से बात पकड़िए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। जो बच्चे इस पर ध्यान नहीं देंगे उनका मिस हो जाएगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, व्हाट इज द वेवलेंथ? तो ये निकालना बहुत सरल है। लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, और रही बात वी की, वी नहीं है, ये न्यू है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी दे रखी है 30 मेगाहर्ट्ज, यानी 30 × 10⁶। कैलकुलेट करेंगे 10 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये है 8.4 वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आप इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8.5 है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये रहा अगला क्वेश्चन 8.5। ए रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड? करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड क्या है कि इसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेवलेंथ निकाल दीजिए, बात खत्म है। यानी लैम्डा 1 की बात करें, C अपॉन न्यू 1। C हो गया 3 × 10⁸, न्यू 1 है 7.5 मेगाहर्ट्ज। वेवलेंथ आ गई 40 मीटर। दूसरे की निकाल लें, न्यू 2 3 × 10⁸ अपॉन 12 मेगाहर्ट्ज।
सॉल्व करेंगे 25 मीटर इसका आ जाएगा। तो वेवलेंथ बैंड क्या रहा, वेवलेंथ बैंड इज 40 मीटर टू 25 मीटर। ये आपका आंसर रहा। कोई भी इसमें दिक्कत नजर आपको नहीं आएगी, तो इसको नोट करें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, मैं हट जाता हूं और आप इसको नोट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है यहां पर 8.6। इसमें बोला गया है ए चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक चार्ज पार्टिकल ले लीजिए, वो मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऑक्सीलेट कर रहा है। विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जिससे ऑक्सीलेशन कर रहे हैं ये 10 की पावर 9 हर्ट्ज है। What is the frequency of the electromagnetic wave produced by the oscillator? इस ऑक्सीलेटर से जो वेव प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो उसकी फ्रीक्वेंसी इसी के बराबर होगी। फ्रीक्वेंसी जो सोर्स की होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव विल बी सोर्स फ्रीक्वेंसी, दैट इज आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 9 हर्ट्ज। तो हमेशा ध्यान रखिए, जिस सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही है उसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी वो अपने साथ लेके चलती है। खैर, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 8.7 है। पॉज करें, नोट डाउन करें, बहुत ही आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। खैर, आप साथ साथ नोट करेंगे, आपको ट्रेमेंडस फायदा मिलेगा। अगला सवाल लेते हैं 8.7। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ ए हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज बी नॉट की वैल्यू हमको दे रखी है 510 नैनो टेस्ला। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव? हमको निकालना है ई नॉट। तो हमें यह मालूम है कि जो ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है उसकी वैल्यू होती है सी के बराबर। तो अगर मैं ई नॉट निकालना चाहूं तो सी इंटू बी नॉट निकलने में कोई बुराई नहीं है। अब सी की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 की पावर 8 और बी नॉट का मतलब हो गया 510 नैनो टेस्ला। ये वैल्यू आ जाएगी 153। ये वैल्यू आपकी आ गई किसकी? स्पीड ऑफ लाइट और सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फील्ड वेक्टर का ऑक्सीलेशन जो होगा, एम्पलीट्यूड जो होगा, न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर यहां पर आ जाता है। बहुत ही सरल है, आसानी से कर सकते हैं। मैं हटता हूं, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलेंगे जो 8.8 है। तो पॉज करके मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 8.8। Suppose that the electric field amplitude of an electromagnetic wave is E naught, हमको दे रखा है, and that is frequency भी दे रखी है। निकालना क्या है? Determine B naught, omega, K and lambda and find expression for E vector and B vector। तो चालू करते हैं, पार्ट ए ले लेते हैं। पार्ट ए में पहले देखिए ई वेक्टर बी नॉट निकालना है। हमने पीछे से देखा था कि बी नॉट की जो वैल्यू है वो ई नॉट अपॉन सी लिखी जा सकती है, क्योंकि सी की वैल्यू होती है ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो ई नॉट क्या रहा? 120 और सी से डिवाइड कर दीजिए 3 इंटू 10 की पावर 8। तो ये वैल्यू हो गई 4 इंटू 10 की पावर 7 टेस्ला। ये पहली वैल्यू निकल आई। अब ओमेगा की बात करते हैं। तो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। तो 2 इंटू 3.14 और न्यू का मतलब है 50 मेगाहर्ट्ज। ये 50 मेगाहर्ट्ज है। इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू 10 की पावर 8 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका दूसरा आंसर मिल गया। अगली बात कह रहे हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट के की। तो के को आप जो 2 पाई बाई लेमडा होता है उसको ओमेगा अपॉन सी भी लिखा जाता है। तो ये वैल्यू हो गई 3.14 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, करीब करीब 1 के पास आएगा, यानी 1.05
पर मीटर। ये आपका तीसरा वेरिएबल जो निकालने को बोला था वो आपने निकाल लिया। आगे की बात देखते हैं। लैम्डा कह रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू होती है c अपॉन न्यू, और c कहाँ गया 3 इंटू 10 की पावर 8, और न्यू कितना था 50 मेगाहर्ट्ज, इसकी वैल्यू हो गई 6 मीटर। तो ये जो पैरामीटर्स इन्होंने बोले थे वो हम लोगों ने सारे निकाल दिए हैं। अब देखिए, अब बोल रहा है कि ई वेक्टर और बी वेक्टर बताओ। तो यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन नहीं दे रखा है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, वो हम लेट कर लेते हैं। तो अगर मैं बी पार्ट के लिए ये मान लूं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यानी चलने का डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव वो क्या है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब मैं इसके हिसाब से कहानी को कह सकता हूं। ध्यान रखिएगा, अगर एक्स एक्सिस आपने ऐसे बनाई है तो ये वाई एक्सिस बन जाएगी, ये जेड एक्सिस बन जाएगी। एक्स क्रॉस वाई जेड की डायरेक्शन में आ गए। ठीक इस डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर होगा, ई क्रॉस बी आप जानते हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा। ये जानना बहुत जरूरी, मैंने पिछले एक सवाल में बताया था कि ई क्रॉस बी क्या होता है। इससे आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मिलता है। ठीक, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इलेक्ट्रिक वेक्टर लिख रहा हूं तो ये लिखूंगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये रहा जे कैप। जे कैप किस लिए, क्योंकि ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये ऑक्सिलेट कर रहा है। और ये हो गई वेव की इक्वेशन, ई नॉट इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ई वेक्टर क्या आया, ई नॉट कितना था, ई नॉट यहां पर था ये 120, तो ये आपने यहां पर लिख दिया 120। फिर लिखा साइन, के की वैल्यू यहां से निकाली थी 1.05, ये रहा एक्स। ओमेगा कितनी निकाली थी, ओमेगा थी 3.14 10 की पावर 8, 3.14 इंटू 10 की पावर 8 टी इंटू जे कैप। तो ये आपका ई वेक्टर आ गया। इसी तरीके से आप बी नॉट वेक्टर की कहानी कह सकते हैं। बी वेक्टर की बात करेंगे और तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और किस डायरेक्शन में वेक्टर है, जेड डायरेक्शन में, तो ये हो गया के कैप। ये वेक्टर। अब बी नॉट की वैल्यू लिख दीजिए, तो बी नॉट की वैल्यू यहां से निकाली थी 4 इंटू 10 की पावर 7, तो ये रहा 4 इंटू 10 की पावर 7 साइन, के वगैरह यहीं से ले लो 1.05 एक्स, ओमेगा 3.14 इंटू 10 की पावर 8 टी इंटू के कैप। ये देखिए पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया जो आप आसानी से यहां पर कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये आपके सामने है, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं जो कि है 8.9। अब 8.9 में देखिए लिखा है द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में मतलब है कि ठीक है जो उन्होंने पढ़ाया होगा। यूज द फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू फॉर एनर्जी ऑफ ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन यानी फोटोन एंड ऑब्टेन द फोटोन एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी अलग अलग लैम्डा के लिए हम E अलग अलग कैलकुलेट करेंगे कि वो फोटोनिक एनर्जी कितनी है। फिर बोल रहा है इन व्हाट वे आर द डिफरेंट स्केल्स, यानी उनकी जो एनर्जीज हैं उनकी जो स्केल्स है, कोई मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हो सकता है, वो स्केल दिखानी है। फोटोन एनर्जीज दैट यू ऑब्टेन्ड रिलेटेड टू सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आप समझ पाए क्या करना है, हमको निकालना है
अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसकी जो वेवलेंथ है उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू से, और ये दिखाना है कि जो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से एनर्जी लिख रही है उसकी स्पेसिंग का ऑर्डर अलग अलग है। अगर गामा रेज निकल रही है तो गामा रेज की स्पेसिंग किसी और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो सकती है, विजिबल लाइट की कोई कम हो सकती है। ये बात करेंगे हम लोग। तो हम पहले चीज़ों को आसान करने के लिए क्या कर रहे हैं कि फोटोन एनर्जी निकाल रहे हैं। फोटोन, मैं इसको बाजू में ही नेक्स्ट में कर देता हूं, जो मैंने एक स्लाइड बना रखी है डिटेल में, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए फोटोन, अभी मैं समझाता हूं उसको। एनर्जी फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर के लिए फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो उसको आप निकाल लीजिए। E इज इक्वल टू एच न्यू, और इसको लिखते हैं SC अपॉन लैम्डा से। यहां वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की डाल दीजिए 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा की वैल्यू 1 मीटर आपने डाली है। सॉल्व करेंगे जब इसको, तो अभी जूल में है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू हो जाएगी 1.24 इंटू 10 की पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अभी जूल में है, इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये एक वेवलेंथ के लिए। तो यहां देखिए डिफरेंट वेवलेंथ मैंने लिख रखी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो 10 की पावर -15 के लिए कितना फोटोनिक एनर्जी होगा, इस वाली वैल्यू को देखिए, लैम्डा नीचे है ना, इसको डिवाइड कर दीजिए 10 की पावर -15 से, तो ये सिंपल सी वैल्यू निकल आएगी। डिवाइड क्यों कर रहे हो, क्योंकि लैम्डा नीचे है, इसीलिए मैं इसकी ये देखिए यहां पर गामा रेज एग्जिट होती हैं इस वेवलेंथ पर, तो 10 की पावर -12 को डिवाइड कर देंगे लैम्डा की जगह, तो इस तरीके से आपकी इतनी एनर्जी यहां पर फोटोनिक एनर्जी निकलेगी। और ये विजिबल लाइट का रेंज है, विजिबल लाइट, ठीक, ये मीटर में। तो इसमें 2.5 इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिंग का मामला क्या बता रहे हैं, जैसे मैंने यहां लिखा भी है कि लैम्डा जब 10 की पावर -12 मीटर होता है तो ये करस्पॉन्ड करता है एनर्जी कितनी, 1.24, और ये 10 की पावर 6 क्या है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी आप बोलते हैं, और ये हो जाएगी गामा रेस की। तो इसकी स्पेसिंग क्या रही, एक फोटोन दूसरे फोटोन का जब निकलेगा तो इस ऑर्डर की एनर्जी का रहेगा 1.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली की स्पेसिंग रहेगी कि एक इलेक्ट्रॉन, एक गामा रेज और दूसरी गामा निकलेगी, तो इतने ऑर्डर का डिफरेंस रहेगा। इसी तरह विजिबल लाइट में देखें तो स्पेसिंग क्या है ट्रांजिशन की, तो ट्रांजिशन की स्पेसिंग है केवल फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो स्पेसिंग ऑफ ट्रांजिशन अगर आप लिखें इसके लिए, फॉर गामा रेज स्पेसिंग ऑफ ट्रांजिशन वो कितना है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पर क्या है, फॉर विजिबल लाइट स्पेसिंग ऑफ ट्रांजिशन फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। देख पा रहे हैं ना, यानी कि एक गामा रेज निकलेगा तो ट्रांजिशन होगा ना, कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम में आएगा या कम से ज्यादा में जाएगा, जो भी होगा, तो वो स्पेसिंग जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जा रहा है, और विजिबल लाइट के लिए वो ट्रांजिशन कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जा रहा है। यही दिखाने की इन्होंने बात की थी और कुछ नहीं। तो ये बात आपके सामने मैंने रख दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो इसका आखिरी क्वेश्चन है 8.10। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन का जिक्र। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। लिखा है, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सिलेट्स साइनसोइडली एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 1 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड 48 वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो ये वेवलेंथ तो बहुत ही सरल है। वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, c अपॉन न्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 10। इसको सॉल्व करेंगे
1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये आंसर आ गया आपका। दूसरा पढ़ते हैं, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो E0 अपॉन C के बराबर होगा। E0 कितना है 48 और C हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8, तो ये वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। बढ़िया। तीसरी बात देखते हैं हम लोग, शो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको और यहीं से करना शुरू करता हूं। देखिए, जो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है उसकी वैल्यू रहती है UE इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर RMS। हम ये जानते हैं कि जो ERMS की वैल्यू होती है वो होती है E0 अपॉन √2। ये वैल्यू यहां पे रख दी जाए तो ये देखिए E0 अपॉन √2 का स्क्वायर, तो ये √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी होती है इसी हिसाब से 1/2 एप्सिलॉन नॉट BRMS का स्क्वायर, और इसी तरीके से इसको चेंज करोगे तो 1/4, ये एप्सिलॉन नॉट गलत लिख गए, म्यू नॉट होता है नीचे, तो 1/2 म्यू नॉट B का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 म्यू नॉट B0 का स्क्वायर। इसी तर्ज पर इसको चेंज कर लिया। अब हमें कुछ रिलेशनशिप पता होती है, जैसे वी नो दैट कि E0 की वैल्यू होती है C इंटू B0, E0 अपॉन B0 इज इक्वल टू C, ये हम जानते हैं। साथ में स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो C स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। आप लिखते हैं ना, ये पता होना चाहिए, आपको पता होगा। C की वैल्यू होती थी √μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो स्क्वायर कर दोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, ये हमको मालूम होगा। और ये कैसे पता थी, C इज इक्वल टू E0 अपॉन B0, तो इससे ये आ गया। इसी का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, तो मैं UE को लिखता हूं पहले, यहां पर लिखा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर, तो 1/4 लिखा एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर लिखने का मतलब है C0 CB का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर B0 का स्क्वायर। ये लिखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर की जगह मैंने डाल दिया 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और ये रहा B0 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, ये एप्सिलॉन नॉट इस एप्सिलॉन नॉट को खा गया, ये हो गया 1/4 μ0 B0 का स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है, ये देखिए UB के बराबर है, दिस इज UB। तो आपने यहां क्या साबित कर दिया कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो एनर्जी डेंसिटी UE और UB की बराबर है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो टोटल एनर्जी कैरी करती है उसका आधा पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होता है एनर्जी का, और आधा पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी के पास होता है। ऐसा नहीं है कि जो टोटल एनर्जी है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो E को ज्यादा हो B को कम हो, ऐसा नहीं है। E को भी सेम है, आधा है, और B को भी आधा है, ये इसकी बात होती है। अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी होगी तो इन दोनों एनर्जीज को आप जोड़ देंगे, UE प्लस UB, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो लेके चल रहा प्लस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों को जोड़ दो तो टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल आएगी। ये इस तरीके से ये सारे सवाल हो जाते हैं। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए आप। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगर आप ये चाहते हैं फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से
अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पसंद आने पर अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही, इसका प्रेजेंटेशन के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक मैंने आपको दे रखा है, जहां पर सारा लिंक मौजूद है सभी वीडियोस के, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मौजूद है, अरविंद एकेडमी ऐप का भी लिंक मौजूद है, और साथ में जो भी सीरीज आपके लिए बन रही हैं वो सब आप क्लिक करके देख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।